कोई मेरे दिल दा हाल न जाने। अनम तारिक, किस्त नंबर 3। नानू की हालत देखकर वो जान गया था कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। उनकी टांगें बेजान थीं। माहीन आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम उठाने लगी। वो चाहकर भी उसे ये नहीं बता पाई थी कि वो खुद भी एक डॉक्टर है। वो इस हकीकत को झुटलाना चाहती है जो नाग बनकर उसके सामने है। वो कैसे अपनी आंखों के सामने उन्हें दम तोड़ता देख सकती है? मामा के बाद नानू ही उनका वाहिद सहारा थी। वो कैसे इस वाहिद सहारे को दूर जाता देख सकती थी? इसकी माँ पर क्या गुजरेगी? वो उल्टे कदम उठा रही थी, पर उसकी नजरें नानू पर जमी थीं। उन्होंने एक गहरा सांस अंदर खींचा और फिर उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। असद पीछे हट गया। उसने एक नजर ज़ैनब को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। दोनों हाथ मुंह पर रखे शायद वो अपनी चीखों का गला घोटने की कोशिश कर रही थी। माहीन दरवाजा थामकर फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखें खुश्क थीं। गैर इरादी तौर पर उसकी निगाह अपने हाथों और पैरों के जख्मों पर पड़ी। अभी इसके पहले जख्म मुंदमिल नहीं हुए थे कि एक नया दुख उसका मुंतजिर था। मेरे दर्द की कोई ज़बान नहीं, खुशी का नामो निशान नहीं। दुखों की आती लहरों में, गमों की बहती नहरों में, आजमाइशों की हैं बारिशें, हालात की है साजिशें। मुझे किसी से कोई गिला नहीं। अनम। असद ने उसकी तरफ देखा तो अंदर तक हिलकर रह गया था। उसकी आंखें खुश्क थीं। आंसुओं के सिवा क्या कुछ नहीं था इन आंखों में। दुख, दर्द, गम, सदमा, वीरानी, वहशत, बेयकीनी। उसने कभी भी किसी की आंखों में इतना दर्द नहीं देखा था। वो कितनी देर अपनी जगह से हिल नहीं सका था। हजारहा कोशिशों के बावजूद मामा का फोन नहीं मिला था। माहीन और ज़ैनब वक्फे वक्फे से उनका नंबर मिलाती रही थीं, मगर बार बार एक ही बात सुनने को मिलती, आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। थक हार कर उन्होंने कोशिश तर्क कर दी थी। चौधरी पैलेस से तकरीबन सभी लोग आए थे और चंद एक गांव की औरतें थीं। नानू की चारपाई के पास बैठे वो दोनों खामोशी से आंसू बहा रही थीं। माही बेटा, आपकी मामा नहीं आई अभी तक, जनाजे का वक्त हो गया है, नरमीन शफकत से बोले। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आंटी, माँ नहीं आ सकती, आप लोग जनाजा उठवा लें। माहीन ने रंदी हुई आवाज में जिस दिल से ये अल्फाज कहे थे, वो या तो वो जानती थी या फिर उसका अल्लाह। क्यों? माहीन के अल्फाज सुनकर नरमीन धक से रह गईं। असद जो अभी जनाजे का बोलने अंदर आया था, उसके कदम एकदम से थमे थे, मगर वो कुछ बोला नहीं। उसके साथ 4-5 मर्द और थे। वो यकीनन जनाजा उठाने आए थे। ज़ैनब और माहीन खामोशी से उठी थीं और चारपाई से थोड़ा हटकर खड़ी हो गईं। जैसे ही वो लोग जनाजा उठाने लगे, ज़ैनब माहीन के गले लगकर हिचकियों से रोने लगी। माहीन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसके आंसू ज़ैनब के कंधे पर गिरकर उसकी कमीज भिगो रहे थे। असद की निगाह गैर इरादी तौर पर उठी थी। माहीन आंखें बंद किए होंठ भींचे आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। चंद सेकंड्स लगे थे असद को उसके चेहरे पर से नजरें हटाने में। इस लम्हे उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो इस लड़की के सारे दर्द समेट ले। इस सूरत हाल में दिल की ऐसी ख्वाहिश पर उसने खुद को मलामत की। असद बेटा, मैयत को कंधा दो। मामू के कहने पर वो सर झटक कर उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। असद ने उनकी कब्र पर बैठकर सूरे बकरा की तलावत की थी और अब उनकी कब्र पर नजरें जमाए बैठा था। आंखें सुर्ख हो रही थीं। उनका जनाजा फजर के फौरन बाद था। दफनाने के बाद सब लोग जा चुके थे। वो अकेला ही उनकी कब्र पर बैठा था। असद, जब मैं इस दुनिया से चली गई ना, तो कभी कभी फातेह के लिए मेरी कब्र पर आ जाया करना। मेरी तो बस एक ही दुआ है कि चलती फिरती ही दुनिया से चली जाऊं। मेरा कौन सा बेटा है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने? तुम्हारे बाप को बेटा बनाया था, पर वो बना नहीं। हो सके तो तुम बन जाना, मेरी बच्ची का सहारा। तहरीम ने मुझे अपने मरे हुए बाप की कसम दी है कि उसका जिक्र गांव में किसी से भी नहीं करूं, इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। मेरे बाद मेरी बच्चियों का इस दुनिया में कोई नहीं है, इनका ख्याल रखना।
नानू की मुख्तलिफ वक्त में कही बातें उसके जहन में गूंजने लगी। अचानक उसे माहीन और जैनब का ख्याल आया तो वो उठा और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। उसका रुख नानू के घर की तरफ था। उजला हर तरफ फैल रहा था। घर पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। 2 बार मजीद दस्तक दी, तब भी दरवाजा नहीं खोला। कौन? वो वापस मुड़ने वाला था जब बंद दरवाजे से कर की आवाज आ गई। असद। उसने अपना नाम बताया तो दरवाजा खोल गया। जी। वो दरवाजे पर खड़ी उससे सवाल करने लगी। यहाँ से ही वापस भेजोगी? असद नॉर्मल अंदाज में बोला तो वो शर्मिंदा होती एक साइड पर हो गई। जी, कोई काम था आपको? खुश्क लहजे में सवाल किया। उसकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थीं। नजरें झुकाए खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती वो उसे बहुत बिखरी हुई लगी। जी, काम था, ममानी है यहाँ पर। अंदर से नरमीन की आवाज सुनाई दी तो उसे इस वक्त यही एक काम बताने के लिए ठीक लगा। जी, वो यहीं पर है, अंदर है, मैं बुला कर लाती हूँ। वो संजीदगी से कहती पलट गई। सुनो, असद ने उसे रोका तो वो पलटे बगैर हल्की सी गर्दन मोड़कर खड़ी हो गई। इशारा था कि बोलो। उन्हें कहना जल्दी आए। वो कुछ और कहना चाहता था मगर बोल कुछ और दिया था, और जो बोला था वो उसे हर्ट कर गया था। जी, इस बात में सर हिलाती वो अंदर चली गई, जबकि एक बार फिर से आंखों से आंसू बहने लगे थे। शिट! असद ने हाथ का मुक्का बनाकर इतनी जोर से दीवार पर मारा था कि हाथ से खून बहने लगा था। उसके जहन में तहरीम के हवाले से बहुत से सवाल उठ रहे थे जो वो माहीन से करना चाहता था। और भी बहुत सी बातें थीं जो उसे माहीन से पूछनी थीं, पर ये वक्त मुनासिब नहीं लगा, इसलिए बात बदल दी। लेकिन माहीन की आंखों से बहते आंसू वो देख चुका था। वो कब से बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। एक बाजू बेड से नीचे लटक रहा था। हाथ से खून बहकर जम चुका था। थोड़ा सा खून फर्श पर गिरकर जम गया था। जैसे ही वो सोने के लिए आंखें बंद करता, माहीन का चेहरा नजरों के सामने घूम जाता। बंद आंखें, लरसती पलकें, भीगे रुखसार और सख्ती से भिंचे होंठ। वो बेचैन होके आंखें खोल लेता। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था वो नहीं जानता था। शायद मोहब्बत उसके दिल में पंजे गाड़ चुकी थी, लेकिन वो खुद अभी बेखबर था। असद, जाग रहे हो? नरमीन ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो उसने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर दरवाजा खोला। नरमीन हाथ में दूध का गिलास थामे खड़ी थी। उसने पीछे हटकर उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। उस दिन के बाद असद और नरमीन की कोई बात नहीं हुई थी। नरमीन साइड टेबल पर गिलास रखकर जाने लगी थी जब उनकी नजर फर्श पर जमे खून और असद के हाथ पर पड़ी। हाथ पर क्या हुआ है? वो फिक्रमंदी से असद से पूछने लगी। पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। असद ने कंधे उचकाए। असद, बहुत लापरवाह हो गए हो। वो उसे डांटती हुई फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। ममानी, आप यहाँ बैठें। वो उन्हें बेड पर बैठाता उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। वो उसके बालों में हाथ फेरने लगी। आप मुझसे नाराज हैं? आंखें बंद करके आहिस्ता से सवाल किया। नहीं, भला मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? नरमीन हाथ रोककर उसे देखा। मैंने जैन को मारा था उसके बाद आपने कोई बात नहीं की तो मुझे लगा नाराज हैं। असद धीमी आवाज में बोला। नहीं, मैं इस वजह से नहीं नाराज। वो फिर से उसके बालों में हाथ चलाने लगी। मतलब कि मेरा अंदाजा ठीक था, नाराज हैं आप मुझसे? वजह चाहे जो भी हो, खैर आप वजह भी बता दे। उसने अपने साबिका अंदाज में कहा। इतने दिन हो गए हैं तुम्हें पाकिस्तान वापस आए, अपने मामा, बाबा और बहन से मिले भी नहीं, और चला जाऊंगा 1-2 दिन में। वो उनकी बात काट कर बोला। वाज़ेह था कि अब वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। मुमानी, एक बात पूछूं? कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला। हाँ पूछो। वो अब भी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थीं। तहरीम आंटी के बारे में पूछना था आपसे। ऐसी क्या बात है कि वो अपनी माँ के इंतकाल पर भी गांव नहीं आई? वो उठकर उनके सामने बैठ गया। पहले तुम बताओ, तुम क्या कुछ जानते हो तहरीम के बारे में? कुछ देर की खामोशी के बाद वो गहरी सांस लेकर बोली। तहरीम आंटी बाबा की फिप्पो की बेटी हैं और बाबा और तहरीम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फिर किसी वजह से उनकी शादी नहीं हुई। मैं वो वजह जानना चाहता हूँ। असद बेचैनी से बोला। इसके अंदाज से लग रहा था कि वो ये बात काफी अरसे से जानना चाहता है। तुम्हें ये बात किसने बताई कि तहरीम और माविया भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? नरमीन हैरत से बोली। आप ये सब छोड़ें, ये बताएं कि उनकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी?
जब मैं मामा की बात सुनता हूँ तो मुझे तहरीम आंटी बहुत तेज और मक्कार लगती हैं। और जब मैं बाबा की सुनता हूँ तो वो खुद को कसूरवार कहते हैं। वो बहुत बेचैन था, जैसे ये सब बातें उसे बहुत पहले से ही डिस्टर्ब रखती हों। वो मेरी बचपन की सहेली थी, तेज और चालाक नहीं थी, बस जिद्दी थी। तुम्हारे बाबा और तहरीम की शादी की तैयारियां हो रही थीं। सब बहुत खुश थे। फिर शादी से चंद दिन पहले तुम्हारे बाबा ने शादी से इनकार कर दिया। जैसा कि छोटे गांव में होता है कि एक घर में शादी हो तो पूरे गांव वालों को इसकी खबर होती है, वैसे ही इस शादी का जिक्र भी हर जबान पर था। जब शादी रुक गई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तहरीम के कैरेक्टर पर उंगलियां उठी और यही बात उसे गवारा ना थी कि कोई भी उसके किरदार पर इस उंगलियां उठाए। वो रुक गई और असद को देखने लगी। फिर वो बगौर उनकी बातें सुन रहा था। उनके रुकने पर उन्हें देखने लगा। फिर ये कि इस सब के दौरान तहरीम के लिए एक रिश्ता आया, गांव के सबसे बदनाम और आवारा लड़के का। सब ने उसे बहुत समझाया पर उसने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी शादी हो गई। नरमीन की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो लोग गांव छोड़कर क्यों चले गए? असद ने सवाल किया। छोड़कर नहीं गए थे, गांव वालों ने निकाल दिया था। तहरीम के शौहर की वजह से सब गांव वाले तंग थे। वो नशा करता था, इसीलिए गांव वालों ने उन लोगों को गांव से निकाल दिया। इसके बाद कहाँ गए वो दोनों, मैं नहीं जानती। फाखरा आंटी यानी नानो से पूछने की कोशिश की मगर उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। नरमीन ने अपनी आंखें साफ की। अपनी बहनों जैसी दोस्त को याद करके वो अक्सर उदास हो जाया करती थी। अब तुम सो जाओ। सारी रात नहीं सोए। वो उसे सोने का कहती उठकर चली गईं, जबकि असद कितनी ही देर वैसे ही बैठा रहा। नरमीन की बातों को सोचते सोचते जाने कब वो नींद की वादियों में उतर गया। जब इसकी आंख खुली तो फजर की आजान हो रही थी। नमाज अदा करने के बाद वो सीधा नानो के घर आया। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा था। ये दोनों कहाँ गईं? वो सोच में था जब साथ वाले घर में एक आदमी दाखिल हुआ। सुनो भाई, असद ने आवाज देकर उसे रोका। इस घर को ताला क्यों लगा है? असद ने सवाल किया। इस घर की जो मालकन थी उनका इंतकाल हो गया। 2 लड़कियां थीं घर में। कल शाम को वो भी चली गईं, वही ताला लगा कर गई हैं। वो आदमी उसे तफसील बताने लगा। कहाँ गई हैं वो लड़कियां? ये तो नहीं पता। असद के सवाल पर उस आदमी ने कंधे उचकाए। असद ने एक नजर बंद दरवाजे पर डाली और पलट गया, जबकि वो आदमी बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। कहाँ है वो दोनों? मेरे मना करने के बावजूद वो घर से बाहर है। बोल बोल, कहाँ है दोनों? वकार तहरीम का मुंह दबोचे गर्राया। क क क कॉलेज गई हैं। वो अपना मुंह उसके शिकंजे से आजाद करवाने की कोशिश करती हुई बोली। आह आह। वकार ने उन्हें एकदम से धक्का दिया तो जमीन पर गिरी। सर दीवार से पटका तो वो कराहा उठी। मना किया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगी। फिर वो घर से बाहर गईं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शाह पर। उसने उन्हें बालों से पकड़कर खड़ा किया। आज घर आए तो बता देना अपनी बड़ी बेटी को, इसी महीने निकाह करवा रहा हूँ इसका अमजद के साथ। निकाह की तैयारी पकड़े। उसने एक झटके से बाल छोड़े तो वो फिर से गिरते गिरती बची। इसी लम्हे वो दोनों घर में दाखिल हुई थीं। वकार की बात सुनकर माहीन के हाथ से कपड़ों वाला बैग छूट गया था। कहाँ से आ रही हो? वकार उनकी दोनों की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ भी कहता, तहरीम उनके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। बताया तो है कि कॉलेज गई थी। वो उन दोनों को अपने पीछे करती बोली। अगर ये कॉलेज गई थी तो इस बैग में क्या है? वकार ने सफरी बैग की तरफ इशारा किया। किताबें, तहरीम अटक कर बोली। वो दरवाजे को एक जोरदार ठोकर मारता बाहर निकल गया। उसके निकलते ही तहरीम ने दरवाजा बंद किया और अपना दर्द भुलाए दोनों को चूमने लगी। जिंदगी में पहली बार वो दोनों उनसे इतनी दूर रही थीं। अम्मी कैसी हैं? वो तुम दोनों के साथ नहीं आई? वो तो कह रही थी कि तुम दोनों के साथ आएंगी। माहीन तहरीम ने एक साथ इतने सारे सवाल कर डाले। मामा, माहीन और जैनब रोते हुए उनके गले लग गईं। क्या हुआ है? तहरीम उन्हें खुद से अलग करती हुई बोली। मामा, नानो की डेथ हो गई है। जैनब के कहने पर उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा। आंसू उनकी आंखों से लड़ियों की सूरत बहने लगे। असद ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और अब वो डेरे पर मामू को बताने आया था कि वो इस्लामाबाद जा रहा है। वो अभी डेरे में दाखिल हुआ था जब किसी के रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई आदमी मामू के पास सर झुकाए बैठा बुरी तरह से रो रहा था, जबकि मामू सर दोनों हाथों से उधर से थामे बैठे थे। मामू, क्या बात है? परेशान लग रहे हैं। असद ने उनके कंधे पर हाथ रखा।
उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, उन्होंने सामने बैठे हुए आदमी से सवाल किया। असद ने कहने के लिए मुंह खोला ही था जब मामू ने हाथ उठाकर उसे कोई भी सवाल करने से रोका। तुम बताओ, खैरियत है, किसी काम से आए थे? उन्होंने बात बदली, मतलब साफ था कि वो इस बारे में असद से कोई भी बात नहीं करना चाहते। जी जी खैरियत है, मैं बस आपको ये बताने आया था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वो संजीदगी से कहता खड़ा हो गया। शुक्र है तुम्हें ख्याल तो आया, वो भी खड़े होकर उससे गले मिले। असद उन्हें खुदा हाफिज कहता बाहर निकल गया, पर बाहर जाने से पहले वो एक साइड पर खड़े खान को इशारा करना नहीं भूला था। खान फौरन उसके पीछे आया। इस लड़की ने खुदकुशी क्यों की है? असद सवाल किया। इस लड़की पर तशद्दुद किया गया था, वो धीमी आवाज में बोला। तशद्दुद किसने किया था? असद ने लब भींचकर सवाल किया। उसके मंगेतर ने, खान ने मुख्तसर जवाब दिया। रात तक वो मुझे चाहिए है, असद सर्द महरी से बोलता। खान के कुछ भी कहने से पहले तेजी से डेरे से बाहर निकल गया। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों बांध रखा है? वो लड़का जंगल में एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। अपने सामने खड़े दो नकाबपोश आदमियों को देखकर चिल्लाया। असद आगे बढ़कर उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। उसके हाथ में चमकती हुई कोई चीज थी। कौन कौन हो तुम? लड़के की घबराई हुई आवाज अब उभरी। ये तुम छोड़ो, ये बताओ कि इसका क्या कसूर था जिसको तुमने अपने तशद्दुद और दरिंदगी का निशाना बनाया? उसका मुंह दबोचकर वो दबी दबी आवाज में गर्राया। किसको? वो जानबूझकर भी अनजान बना। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। असद ने उसका मुंह छोड़कर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ा। मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। असद की आवाज में कुछ ऐसा था कि उस लड़के की आवाज कपकपा गई। अब कुछ याद आया। असद ने हाथ में थामा हुआ ब्लेड उसकी कनपट्टी पर रखा। नहीं, उसने खौफजदा नजरों से असद को देखते हुए नफी में सर हिलाया। अगले ही लम्हे इस लड़के की दिलखराश चीख जंगल में गूंजी थी। असद उसकी कनपट्टी से लेकर थोड़ी तक ब्लेड से कट लगा चुका था। चंद कदम के फासले पर खड़े खान ने झिरझिरी ली। अब कुछ याद आया या फिर और भी याद दिलाऊं? असद ठंडे लहजे में बोलता उसके दूसरे गाल पर ब्लेड रख चुका था। जी आ गया याद, वो बमुश्किल बोला। गुड। उसने उसी ब्लेड से लड़के के हाथों पर बंधी रस्सी काटी। हाथ आजाद होते ही वो लड़का अपने पैर खोलने लगा। इतनी भी क्या जल्दी है? असद ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा और ब्लेड से उसकी हथेली पर कट लगाया। एक बार फिर से लड़के की दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। इस वक्त असद को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो एक सीधा साधा मुहज्जिब सा डॉक्टर है जो बचपन से ही लड़ाई झगड़े से 10 फुट के फासले पर रहना पसंद करता है। माफ कर दो, खुदा का वास्ता। असद को अपना दूसरा हाथ पकड़ता देख वो लड़का चिल्लाया। इस मासूम पर रहम खाया था जो मुझसे रहम की उम्मीद लगाए बैठे हो। जो दूसरों पर रहम नहीं, उस पर रहम नहीं किया जाता। असद चबा चबा कर बोलता। उसकी दूसरी हथेली पर भी कट लगा चुका था। जहाँ से उसे उठाकर लाए हो वहाँ ही फेंक आओ, असद खान से कहता जंगल से निकलता चला गया। असद नफी में सर हिलाता अफसोस से उस लड़के को देखने लगा। जी तो मिस माहीन, आपको ये बात याद है कि एक अदद हॉस्पिटल है जहाँ पर आप जॉब करती हैं? डॉक्टर असफर माहीन को देखते हुए तंजिया अंदाज में बोले। आज माहीन 1 हफ्ते बाद हॉस्पिटल आई थी। वो बिना बताए 1 हफ्ता गैर हाजिर रही थी, इसीलिए डॉक्टर असफर ने उसे अपने केबिन में बुलाया था। सॉरी सर, मेरी नानो का इंतकाल हो गया था, इस वजह से मैं इतने दिन हॉस्पिटल नहीं आ सकी, वो शर्मिंदगी से बोली। तो आपने अपनी छुट्टियों के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा, राइट? डॉक्टर असफर के अंदाज में सख्ती दर आई थी। सॉरी सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, वो सर झुकाए बोली। आइंदा ऐसी गलती तो आप तब करेंगी ना जब आप यहाँ पर रहेंगी। डॉक्टर असफर ने ऐनक उतार कर टेबल पर रखी। क्या मतलब? उसने नासमझी से उन्हें देखा। मतलब ये कि आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने हॉस्पिटल में जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। मुझे भी इन लोगों के साथ काम करने का कोई शौक नहीं जो दूसरों की मजबूरी ना समझें। वो गुस्से से बोलती उनके केबिन से और फिर हॉस्पिटल से बाहर निकल आई थी। इतनी मुश्किल से यहाँ पर जॉब मिली थी और एक गलती की वजह से यहाँ से भी निकाल दी गई थी। रिक्शा रोककर घर पहुँचने तक वो ना जाने कितनी बार आंखों में आती नमी साफ कर चुकी थी। ना एतबार है किसी पर, ना मान है किसी का। मेरी जिंदगी का मकसद फकत दुआ है किसी की। अनम काफ मुसव्विर जारी है।